नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आपने थंबनेल में देखा होगा, वहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, सुधी और बदी। क्या होता है देखते हैं। सुधी और बदी के बारे में जानने से पहले जानते हैं पक्ष क्या होता है। एक शब्द है पक्ष। विक्रम संवत में इसके पहले वीडियो अपलोड किया गया था उससे संबंधित। तो विक्रम संवत होता है, उसके हर मास में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष का नाम होता है सुधी और दूसरे पक्ष का नाम होता है बदी। सुधी को बोलते हैं, जिसे आप भी जानते हैं, क्या, शुक्ल पक्ष। सुधी को बोलते हैं क्या, शुक्ल पक्ष। और बदी को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। बदी को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी सुधी और बदी क्या होता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। अमावस्या के बाद, जब अमावस्या होती है उसके बाद प्रतिपदा से लेकर, एक शब्द आएगा प्रतिपदा, क्या होता है इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को क्या कहते हैं, सुधी या शुक्ल पक्ष कहते हैं। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं या सुधी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अमावस्या के बाद जो कह सकते हैं आप, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो चांद होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक क्या होगा, चांद बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इस बात को लिखते हैं। अमावस्या के बाद, आप भी नोट करिएगा, अमावस्या के बाद, अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर, इस पर चर्चा करेंगे प्रतिपदा क्या होता है। प्रतिपदा से लेकर, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को, पूर्णिमा तक की तिथियों को सुधी या शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। यानी अमावस्या के बाद, अमावस्या के बाद बढ़ता हुआ चंद्रमा, बढ़ता हुआ चंद्रमा, बढ़ता हुआ चंद्रमा पूर्णिमा तक, बढ़ता हुआ चंद्रमा पूर्णिमा तक क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष कहलाता है, शुक्ल पक्ष कहलाता है। इसके बाद दूसरा शब्द लिखा हुआ है कृष्ण पक्ष, जिसे हम बदी भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष, इसमें क्या होता है, पूर्णिमा के बाद, यहाँ पर लिखा है अमावस्या के बाद, यहाँ पर लिखा होगा पूर्णिमा के बाद। पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से लेकर, यहाँ पर भी एक शब्द आएगा क्या, प्रतिपदा से लेकर। पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से लेकर, यहाँ पर लिखा पूर्णिमा तक, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अमावस्या तक। अमावस्या तक की तिथियों को, की तिथियों को क्या कहते हैं, बदी या कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया था, एक लाइन लिखी गई थी, अमावस्या के बाद बढ़ता हुआ चंद्रमा पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष कहलाता है। और यहाँ पर लिखेंगे पूर्णिमा के बाद, इस लाइन को लिखेंगे पूर्णिमा के बाद घटता हुआ चंद्रमा कहाँ तक घटेगा, अमावस्या तक क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है। आपको यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई होंगी। संक्षेप में समझते हैं। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, जो अमावस्या के बाद बढ़ता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है, और इसमें क्या होगा, घटता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है। अब समझते हैं प्रतिपदा क्या होता है। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होता है कि 1-2 तारीख होती है, 1, 2, 3, 4 तारीख इसमें दिनांक होती है, डेट होती है। और यहाँ पर भी इनकी तिथियाँ होती हैं, जिसको हम नाम से जानते हैं 30 दिन होते हैं, मान लिया जाता है इसमें। तो पहले द्वितीया होता है, आपने सुना भी होगा, द्वितीया, तृतीया,
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, यहाँ तक तो आपने सुना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो एक पहला दिन आता है, प्रथम तिथि आती है, पहली तिथि आती है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको ही कहते हैं प्रतिपदा। क्या कहते हैं? प्रतिपदा। याद रखिएगा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, यहाँ तक जाएंगे चतुर्दशी तक। और मास के दो भाग कर लिए जाते हैं, एक को शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, यानी 1 से 15 तक दिनांक, यहाँ पर 15 दिन इसमें और 15 दिन इसमें। अब एक बात और आपको समझना चाहिए कि 15 दिन जो होते हैं, तो अगर वो शुक्ल पक्ष है तो अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक तो 15 दिन ही हो गए, और 30 जो दिनांक 30 होती है उसको कहा जाता है अमावस्या, उसको अंत में कह देते हैं क्या? अमावस्या। तो ये भी प्रतिपदा से लेकर है। दोनों शब्द समान क्यों लिखे, इसको समझना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक ही हम इसको क्या पढ़ पाते हैं तिथियों को, कि ये प्रतिपदा हो गई, द्वितीया, तृतीया, इसके बीच में चतुर्दशी तक। इसके बाद जो 15वीं तिथि आएगी उसको पूर्णिमा बोलेंगे। इसके बाद जैसे ही 15 के बाद फिर दिनों का पढ़ना शुरू होगा, क्या पढ़ेंगे उसको? तो पुनः पढ़ेंगे क्या? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पुनः इसी प्रकार से चलता रहता है, यही क्रम चलता रहता है। तो आपको याद रखना है प्रतिपदा से लेकर कहाँ तक? चतुर्दशी तक। और इसके बाद चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद पुनः प्रतिपदा से, और कहाँ तक? अमावस्या तक। ये है शुद्धि और बदी का कॉन्सेप्ट। एक बात और याद रखना, जैसे पहले वीडियो मैंने बताया हुआ था कि विक्रम संवत के बारे में कब से रिपीट होता है, तो वहाँ पे 22 मार्च को। एक बात याद रखिएगा, और एक महत्वपूर्ण बात, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो चैत्र का पहला दिन होता है वो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस दिन से प्रारंभ होता है? तो उस तिथि को याद रखिएगा, वो तिथि होती है 22 मार्च। अगर आपसे कहा जाए नववर्ष, भारतीय नववर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय नववर्ष मनाया जाता है आपके कैलेंडर के अनुसार, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो राष्ट्रीय पंचांग है आपका शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत, याद रखिएगा, शक संवत है। और 22 मार्च को जो होता है चैत्र का पहला दिन होता है, और इसी दिन क्या होता है? भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और जो 1 जनवरी होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नववर्ष मनाया जाता है। दोनों बातों में फर्क है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद एक बात और समझ लेते हैं, शक संवत और विक्रम संवत में तो बता दिया था, शक संवत में भी आपको बता देते हैं एक बार, क्योंकि कभी कभी चेंज करने के लिए आ जाता है कि कैसे बदलेंगे उसको। अगर हमने बताया था ईस्वी में अगर 57 जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? विक्रम संवत प्राप्त हो जाता है। और अगर ईस्वी में 78 घटा दें तो शक संवत प्राप्त होता है। इस बात को भी नोट करना, प्रश्न बन सकते हैं आने वाले समय में। क्या ईस्वी में 57 जोड़ दें तो विक्रम संवत बनता है, और ईस्वी में 78 घटा दें तो शक संवत बनता है। अगर बात करें भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या होता है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है, शक संवत है। और इसमें क्या घटाने से प्राप्त होता है? तो ईस्वी में अगर 78 घटा दें तो शक संवत प्राप्त हो जाता है। इसमें यही फर्क होता है विक्रम संवत और शक संवत में। ये दोनों भारतीय पंचांग है, इस बात को भी याद रखिएगा। धन्यवाद।